नमस्कार। सकाल प्रकाशन द्वारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्मृति में मुझे चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया है और इस संवाद की आज तीसरी और अंतिम कड़ी है। तो आज हम उनके जीवन के कुछ अनजान मगर महत्वपूर्ण प्रसंगों पर चर्चा करेंगे। ये सब प्रसंग सकाल द्वारा प्रकाशित उनके जीवन चरित्र डॉक्टर कलाम की जो किताब है आप पृष्ठभूमि में देख सकते हैं, तो उसमें ये सब प्रसंग दिए हुए हैं। डॉक्टर कलाम के कैरियर की शुरुआत डीआरडीओ की बेंगलुरु में एक प्रयोगशाला है एडीई, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, तो वहाँ से हुई। 4 साल उन्होंने वहाँ काम किया और बड़ी साफगोई से उन्होंने बताया कि कोई काम वहाँ था नहीं और कुछ वो होवरक्राफ्ट के ऊपर उन्होंने अपने अपने स्वयं के प्रयत्नों से कुछ काम किया, लेकिन जैसे ही उनको नौकरी बदलने का अवसर मिला वो इसरो में चले गए। तो उन दिनों जब वो इस मनस्थिति से गुजर रहे थे कि वो काम करना चाहते हैं, लेकिन कायदे कानून इस तरह के हैं, रूल्स रेगुलेशन इस तरह के हैं कि उसमें कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं है तो उसके बिना कुछ काम कर नहीं सकते। तो उन दिनों के बारे में डॉक्टर कलाम लिखते हैं कि उन्होंने बेंगलुरु की एक ब्रिगेड रोड हुआ करती थी और उसके फुटपाथ पर कुछ पुरानी किताबें बेचने वाले बैठा करते थे। तो वहाँ से उन्होंने एक अंग्रेजी की किताब खरीदी थी, पुशकार्ट वार। तो उस किताब में क्या है कि एक छोटी सी एक रेहड़ी बोलते हैं जिसको ठेला बोलते हैं, तो वो लगाने वाला एक आदमी है और वो जब भी सड़क पर ट्रक आते हैं बड़े बड़े तो वो सब उसको हटा देते हैं और उसका धंधा पूरा चौपट हो जाता है। तो फिर वो ये डिसाइड करता है कि ये नहीं चलेगा और मुझे इसको बदलना है। तो उस किताब से प्रेरणा लेकर फिर डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन में एक जूझने की जो मनोवृत्ति होती है उसका वहाँ से उनके अंदर शुरुआत हुई। तो डॉक्टर कलाम लिखते हैं, मैं अंग्रेजी की जो मूल पुस्तक है उसमें से 2 लाइन आपके लिए पढ़ूंगा। द बुक नरेटेड द स्टोरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ न्यूयॉर्क पुशकार्ट peddlers led by Morris the florist, who battled the tyrannical truck companies. Kalam started identifying himself as an underdog. He decided to change his style and become more competitive. To come from behind and win is indeed a great feeling, he concluded. So, ये जो अंडरडॉग की मनोवृत्ति है कि मैं दबा हूँ, कुचला हूँ, छोटा हूँ, निसहाय हूँ, असहाय हूँ, मगर मुझे जीतना है, आगे बढ़ना है, ये डॉक्टर कलाम को उस काल में इस किताब को पढ़ने के बाद ये उनके मनोवृत्ति में परिवर्तन आया। उसके बाद डॉक्टर कलाम इसरो जब उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो उनको नासा ट्रेनिंग के लिए भेजा गया और वहाँ से आने के बाद तुरंत नासा ने भारत को साउंडिंग रॉकेट जो होते हैं जो वातावरण के ऊपर जाकर वहाँ कितनी जो कॉस्मिक रेज हैं, गैसेस हैं, उन सब का वो विश्लेषण करते हैं। तो एक रिसर्च प्रोग्राम था। तो कुछ साउंडिंग रॉकेट भारत को दिए गए कि आप इनको छोड़िए और इनसे जो आपकी ऑब्जर्वेशन आएंगी, रीडिंग आएंगी, उनको आप नासा को वापस करिए। तो इस तरह से आपको रॉकेट के क्षेत्र में
जानकारी होगी, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन समस्या ये थी कि फैसिलिटी तो कोई थी नहीं। तो त्रिवेंद्रम में के पास तुम्बा में एक जगह एक अलॉट कर दी गई। अब वहाँ पर एक चर्च था, थोड़े से एक स्कूल था, तो उसके अलावा वहाँ कोई बिल्डिंग भी नहीं थी। और कुल मिलाकर एक जीप मिली थी, तो उससे ही सारा काम होता था। तो जितने भी जो वैज्ञानिक थे वो सब अपनी साइकिल पर या पैदल चला करते थे और उसी के ऊपर रखकर अपना सामान ले जाया करते थे। सो डॉक्टर कलाम लिखते हैं, द ओनली कवर्ड बिल्डिंग्स वर द चर्च, द बिशप्स हाउस एंड ए स्मॉल स्कूल बिल्डिंग, एंड ऑल ऑफ देम had been vacated because they came within the safety zone. These served as offices, storage house, and laboratories. The scientist has to either walk or use a bicycle to move within the range. Even rocket parts and payloads were transported on a bicycle. तो ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इसमें डॉक्टर कलाम रॉकेट का नोज कोन साइकिल के पीछे उन्होंने कैरियर में लगा रखा है, और उनके साथ अरुमुदम साहब जो बहुत बड़े खुद साइंटिस्ट बने देश के बाद में, तो ये दोनों साइंटिस्ट जो हैं वो साइकिल के ऊपर ले जा रहे हैं। तो इस सादगी के साथ हमारे देश में इतने बड़े अंतरिक्ष प्रोग्राम के कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उसके बाद डॉक्टर कलाम, जैसा कि सबको मालूम है कि रोहिणी रॉकेट को सफलतापूर्वक उन्होंने कक्षा में स्थापित किया, और फिर वो 1982 में हैदराबाद की DL लेबोरेटरी, जहाँ मेरी उनसे भेंट हुई, तो वहाँ वो आ गए और उसके डायरेक्टर के रूप में उन्होंने मिसाइल प्रोग्राम को एक नया व्यवस्था बनाई। और फिर अग्नि मिसाइल जब हमने सफलतापूर्वक लॉन्च करी, तो उससे 1989 में मई के महीने में, तो उससे पहली बार दुनिया के अंदर एक भारत की शक्ति के बारे में पहली बार नोटिस लिया गया। और कारण उसका ये था कि अग्नि मिसाइल के बाद पहली बार भारत के पास एक ऐसा हथियार आया था जिससे हम चाइना के ऊपर अटैक कर सकते थे, वरना उससे पहले हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे हम चाइना को उसके हमले का जवाब दे सकते। पहली बार हमारे पास एक हथियार आया जिससे हम चाइना के ऊपर भी हमला कर सकते थे। तो डॉक्टर कलाम लिखते हैं, ऑन 22 मई 1989 at exactly 7:17 a.m., the Agni missile blossomed into a chariot of fire that propelled India into an exclusive club dominated by the world's technological and military giants. The 300-odd scientists at the control center, watching the pencil-thin missile arc across the sky on television monitors, thumped each other on the back. अब आप तस्वीर में देख रहे हैं कि वैज्ञानिकों ने डॉक्टर कलाम को कंधे पर उठा रखा है। तो सबसे बड़ा जो सम्मान होता है जीवन में, वो आपके सहकर्मियों द्वारा आपको कंधे पर उठाना होता है। बाकी जितने सम्मान हैं वो सब झूठे हैं, क्षणिक हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कुछ ऐसा करो कि आपके सहकर्मी आपको अपने कंधों पर उठाएं, तो ये सबसे बड़ा सम्मान होता है, और डॉक्टर कलाम को वो सम्मान मिला। उसके बाद जैसे जैसे कलाम साहब की उम्र बढ़ती गई, उनकी, हालांकि भगवान में तो उनका विश्वास शुरू से था और धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बिना हिचक मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजाघर, मस्जिद सब में आराम से जाना शुरू कर दिया। कोई उनके मन में ऐसी बात नहीं थी
कि मैं एक वैज्ञानिक हूँ तो मुझे पूजा पाठ की जगहों पर नहीं जाना चाहिए। काफ़ी लोग इस तरह का आडंबर करते हैं, जाते हैं तो छुप के जाते हैं। तो कलाम साहब ऐसा नहीं करते थे। जो भी करते थे वो खुलेआम, ओपनली, बिना किसी हिचक और बिना किसी छिपावट के करते थे। तो एक बार वो अजमेर में गरीब नवाज की दरगाह पे गए। तो जैसे ताना होता है, टोपी लगा के, चादर लेके वहाँ गए, चादर चढ़ाई, प्रार्थना करी, नमाज पढ़ी। तो उस बात को किताब में बड़े अच्छे तरह से लिखा गया है। डॉक्टर कलाम always felt drawn to the spiritual teachings of great Sufi saints. His father once told Dr. Kalam that his mother wanted to name him Arif. अब ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि उनकी जो माँ थी उनका नाम आरिफ रखना चाहती थी। She visualized her younger child as enlightened, knowledgeable and devoted to Allah. She wanted to impart to her son a deep inner calling to inspire others for a higher cause. But his father saw his boy as a collector, and therefore they settled on naming him after the most respected Muslim of the era, that is Abdul Kalam. अब्दुल कलाम आज़ाद उस समय सबसे प्रतिष्ठित मुस्लिम व्यक्ति थे भारत के। तो उनके नाम पर उन्होंने उनका नाम अब्दुल कलाम रखा। That day, while returning from Ajmer, Dr. Kalam realized that he had indeed become what his mother wanted. अब वो जो रूहानी एक व्यक्तित्व उनका था, वो उनके जो पढ़े लिखे साइंटिस्ट का जो व्यक्तित्व कलाम, लर्नेड, उसके ऊपर आरिफ जो कंपेंशनेट है, वो उसके ऊपर भारी पड़ा। तो ये उन्होंने इस किताब के अंदर बड़े अच्छी तरह से लिखा है। डॉक्टर कलाम भारतीय वैज्ञानिकों की अहंकार की प्रवृत्ति से बड़े दुखी और कई बार निराश हो जाते थे। हर एक आदमी हमारा बड़ी बड़ी ईगो लेके घूमता है, तो उसकी वजह से देश की काफ़ी परियोजनाओं में रुकावटें आती हैं, झगड़े होते रहते हैं, आर्गूमेंट होते रहते हैं। तो एक बार जो नॉर्मल बोरलॉग साहब थे, जिन्होंने गेहूं की जो बौनी किस्में होती हैं उसका विकास किया था, जिसके चलते विश्व में हरित क्रांति हुई, और जो गेहूं की जो समस्या थी, खाने की समस्या थी, क्योंकि उसकी उपज बहुत बढ़ गई, तो उसके चलते वो समस्या दूर हुई, भारत में भी दूर हुई। तो एक बार वो जब 91 साल की उम्र में भारत वो आए तो उनका सम्मान किया जा रहा था। तो उस समय कलाम साहब राष्ट्रपति थे, तो वो मंच पर उनके साथ थे। तो वहाँ उन्होंने जो दृश्य देखा कि जब नॉर्मन बोरलॉग साहब को पूरा उनकी तारीफ करके सब उनका सम्मान करने के बाद जब उनको बोलने के लिए बुलाया गया, तो नॉर्मन बोरलॉग ने जो ऑडिटोरियम में उनके साथ काम किए हुए साइंटिस्ट बैठे हुए थे, जो किसी बड़े पद पे नहीं पहुंच पाए, उनमें से कुछ तो रिटायर हो गए थे, तो नॉर्मन बोरलॉग ने उन सबको संबोधित करके खड़े होने के लिए कहा और उन सबका धन्यवाद दिया, और ये कहा कि मैंने जो कुछ भी किया वो इन लोगों के सहयोग से, इन लोगों की वजह से संभव हो पाया। तो इस तरह की जो दरिया दिली है, इस तरह का जो बड़प्पन है सोच का, वो डॉक्टर कलाम अभिभूत हो गए उस दिन डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के अंदर देख के। तो किताब में लिखा है, डॉक्टर बोरलॉग was 91 at that time and sat amidst all the praise showered on him from those who gathered there. When his turn came, he stood and highlighted India's achievement in agriculture, science and production. Dr. Bourlak turned to scientists sitting in the 3rd row, 5th row and the 8th row of the audience. He identified Dr. Rajaram, a wheat specialist, Dr. S.K. Vassal, a maize specialist, and Dr. B.R. Barwale, a seed expert, and said that these scientists had contributed greatly to India's and Asia's green revolution.
कितना सुंदर प्रसंग है, कितना प्रेरणादायी है। अंत में डॉक्टर कलाम का विजनरी रूप, जो स्वप्न दृष्टा, वो बड़ा अतुलनीय था। मैंने उन्हें हैदराबाद की एक रिसर्च सेंटर इमारत है हमारी, जहाँ मिसाइल की असेंबली की जाती है, तो उसकी रजत जयंती पर बोलते हुए सुना। और सन 1988 में उन्होंने ही उस संस्थान का निर्माण कराया था, और तब मैं वहीं काम करता था। तो उस दिन डॉक्टर कलाम 25वां जो साल का फंक्शन था, तो उस फंक्शन में डॉक्टर कलाम ने अपने भाषण में ये बताया कि जब आपकी स्वर्ण जयंती बनेगी, जब 50 साल हो जाएंगे, तो तब आपको किस तरह का होना होगा। ये एक विजनरी लीडर ही कर सकता है। किताब में लिखते हैं, डॉक्टर कलाम देन सजेस्टेड ए गोल्डन जुबली मिशन फॉर RCI to become the world leader in the convergence of nano, bio, info, eco technologies in avionics, feeding societal spin-offs beyond our comprehension at this time। मतलब इस समय जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, उन सब की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इको टेक्नोलॉजी, जो पर्यावरण से संबंधित टेक्नोलॉजी हैं, उन सब का एक साथ समन्वय इस जगह हो, ऐसा विजन लेकर डॉक्टर कलाम ने अपना आशीर्वाद दिया। तो आपसे अनुरोध है कि अपने घर में डॉक्टर कलाम की जीवन गाथा की एक प्रति जरूर रखें। बहुत महंगी नहीं है, कुछ 100 रुपये की आती है, और बच्चों को इससे पढ़ने के लिए कहें। एक चित्र है, एक छोटी सी बच्ची डॉक्टर कलाम को प्यार कर रही है। तो ये उस इंसान की महानता है कि ना जानने वाले लोग भी, जो कभी डॉक्टर कलाम से मिले नहीं, वो बच्चे भी डॉक्टर कलाम के अंदर भगवान का रूप देखते हैं। तो इस किताब को अपने घर में रखें, और डॉक्टर कलाम की जो जीवन है और जो उनकी किताब है, उसका संदेश ये है कि कोई खास या आम आदमी अपनी सोच के चलते खास या आम आदमी बनता है। सब इंसानों को भगवान ने एक सा बनाया है और अकल दी है सबको, तो उसका इस्तेमाल जैसे करेंगे उसके अनुसार आप आम और खास बनेंगे। तो आने वाले बच्चे इससे प्रेरणा प्राप्त करके खास बने, और देश को कई आने वाले दिनों में नए कलाम मिलें। ऐसी प्रार्थना और ऐसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।